हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। तो आज है आपका धनतेरस। व्यस्तता तो होगी आप लोगों को बहुत सारी, लेकिन फिर भी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो कल हम लोगों ने शॉर्ट्स के बारे में देखा था, एक जो आपका था एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, उसको देखिएगा आप लोग। सॉरी। तो चलिए, आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 90% इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिस वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग कम समय में कम से कम त्योहार के टाइम में भी आप थोड़ा सा देख सकें, टाइम ज़्यादा ना लगाएं आप। तो सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, और आप लोग भी बढ़िया धनतेरस मनाइए, अपनी मनपसंद चीज़ें लीजिए, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोग पर बनी रहे, है ना। खुश रहिए आप लोग हमेशा। आई थिंक धनतेरस गलत लिखा गया है, यहाँ पर बड़ा शाह होना चाहिए। चलिए, इसको मैं सुधारती हूँ और इसके लिए सॉरी भी। चलिए, तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं, सब हमें मैचिंग वाले ही करने हैं, ठीक है। तो मैचिंग वाला ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला है आपका, डेविड के यहाँ पे बर्टो लिखा हुआ है, ये है बर्लो। किसका सिद्धांत? बर्लो का सिद्धांत, ठीक है। तो बर्लो ने क्या सिद्धांत दिया था, सभी को पता है, कम्युनिकेशन मॉडल दिया था इन्होंने। तो हम लोग इसको मैच करेंगे सेकेंड वाले से। फिर है आपका एडगर डेल। तो एडगर डेल ने आपका क्या दिया था? कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपका अनुभव का शंकु हो गया। फिर है आपका रॉजर सीएम ने। तो रॉजर सीएम ने आपका क्या दिया था? उन्होंने दिया था आपके ये नव प्रवर्तकों का ये विसर्जन, यानी कि इनोवेशन की थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। इसके बाद है आपका रॉबर्ट चैम्बर ने। तो रॉबर्ट चैम्बर ने आपके दिया था RRA, यानी कि रैपिड रूरल अप्रेजल, ठीक है। 4 चीज़ें आपकी तैयार हो गई, नेट के लिए भी तैयार हो गई, और यूजीसी, अरे सॉरी, टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकते हैं। फिर हमारा दूसरा है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसका तो हम लोगों ने शॉर्ट्स भी पढ़ा हुआ है। गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था? तो जो आपके स्पेंसर हैच थे, उनके द्वारा ये, सॉरी नहीं नहीं, ये गुड़गांव प्रोजेक्ट आपका FL ब्रायन के द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर श्रीनिकेतन ने क्या किया था, मतलब श्रीनिकेतन योजना आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी। फिर आपकी मारथंडम योजना किसने करी थी? ये स्पेंसर हैच ने। और इटावा पायलट योजना आपकी अल्बर्ट टी मेयर ने, ठीक है। ये आपकी अल्बर्ट टी मेयर ने जो है इटावा पायलट योजना आपकी 1948 में करी थी। और गुड़गांव प्रोजेक्ट आपका 1921 में था, सॉरी 1920 में था। श्रीनिकेतन आपका 1921 में था, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसमें तो ऑलरेडी मैचिंग कर रखा, मतलब मैच हुआ है। तो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसमें उठा। तो मेधा पाटकर जो थी, उन्होंने क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था उन्होंने। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में, ठीक है। पेड़ों को पकड़ के चिपक गए थे लोग, जिससे पेड़ न कटे। महात्मा गांधी ने क्या किया था? स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। और विनोबा भावे ने क्या चलाया? भूदान आंदोलन, ठीक है। ये चारों चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए पोषण मूल्यांकन विधियां हैं। देखिए, आहार सर्वेक्षण है, ठीक है। तो आहार सर्वेक्षण में क्या होता है कि सर्वे किया जाता है। इसको मैच करेंगे हम लोग FFQ से। कहने का मतलब फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर दी जाती है, ठीक है। तो उसमें दिया देखा जाता है उस क्वेश्चनायर में कि लोग, मतलब कितने टाइम पे क्या क्या उन लोगों ने खाया हुआ है। पूरे क्वेश्चनायर दे दी जाती है, तो वो लोग उसमें अपना फिलअप कर देते हैं, तो उससे हमारा एक डाइट सर्वे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है मानव मिति। मानव मिति का मतलब आपका एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब आप सब लोग जान रहे होंगे कि आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब बॉडी का मेजरमेंट लिया जाता है, हाइट का, वेट का। इसके बाद आपके सर का सरकमफ्रेंसेस कितना है, आपके आर्म का सरकमफ्रेंसेस कितना है, कमर के सरकमफ्रेंसेस कितना है, मतलब सारी चीज़ें, बॉडी का अलग अलग पार्ट का एक मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री में आपका हो जाएगा MUAC, MUC, सॉरी M, यहाँ पे लिख दूँ मैं, M क्या है? MUAC। इसका मतलब होता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंसेस, ठीक है। तो मतलब बाहों का, जैसे आपकी बाह टेलर माप के देखता है ना कितनी मोटी है, तो उसी तरीके से हम लोग मतलब न्यूट्रिशन में भी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए मिड आर्म सरकमफेरेंसेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, तो इसका मतलब है कि बच्चा है, चाहे कोई भी है, तो वो उसके अंदर दिक्कत है, या वो कुपोषण का शिकार है। तो इस तरीके से हम लोग एंथ्रोपोमेट्री करके एक मेजरमेंट करते हैं, जिससे पता चलता है कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है या नहीं है। तो चलिए, तो आहार सर्वेक्षण को मैच करेंगे हम लोग FFQ से, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर, मानव मिति का MAUC। फिर जैव रासायनिक का मतलब क्या होता है कि हाँ, बायोकेमिकल, ठीक है। तो आप जैसे कोई ब्लड देते हैं, या किसी हार्मोन्स की, आप किस तरीके की जांच होती है, तो उसमें क्या क्या है, जब आप ब्लड देते हैं, तो मतलब कि ब्लड देने के थ्रू आपकी जो जांच करी जाती है, तो ब्लड दे करके हम लोग क्या जांच देखते हैं? अपनी हीमोग्लोबिन हमारा कितना है। फिर है रोग विषयक।
रोग विषय का मतलब है जिससे भाई किसी को कोई बीमारी हो जाए ऐसा कुछ। तो जो आपका क्या है बाइट और स्पॉट, ये आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो जाता है, ठीक है। वही नाइट ब्लाइंडनेस होता है, फिर बाइट और स्पॉट है, इस तरीके का आगे आगे बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो ये हमारा चारों मैच हो गया यहाँ पे। फिर दूसरा है आपका कि कौन सी चीज़ें किस में है। तो आयरन सबसे पहले लोहा दिया गया है, तो लोहा का जो होता है वो किसमें जो बिस्किट होते हैं कुछ कुछ उसमें आयरन का वो कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, आप कह सकते हो। फिर आयोडीन जो होता है, आयोडीन किससे मिलता है हमें, नमक खाने से मिलता है। फिर विटामिन डी है जो आपका, विटामिन डी आपका जो है वो हमें मिल्क से प्राप्त होगा। और जो आपका विटामिन ए और डी है वो होता है आपका हाइड्रोजनेटेड वसा में, इसको उसमें मिला दिया जाए। जो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी आपको मिला दिया जाता है उस तेल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए ये भी आपका मैच हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टोटेरिया। स्टोटेरिया का मतलब उसमें क्या होता है, जो फैट होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो आप ये कह सकते हो कि फैट का माल एब्जॉर्प्शन होता है, कुअवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे कुअवशोषण के साथ, स्टोटेरिया में यही होता है, ठीक है। इसके बाद है निक्रोसाइक्रेटिक। तो निक्रोसाइक्रेटिक का मतलब ये होता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी मतलब लिवर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा लिवर की सीवियर सिचुएशन हो जाती है तो दिमाग, इंसेफेलोपैथी मतलब कि वो ब्रेन थोड़ा सा आपका सही से काम नहीं करता है लोगों का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग साइकाइट्रिस्ट के पास या न्यूरो साइकाइट्री मतलब कि जो आपके न्यूरो से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं। फिर है मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति। तो अगर मूत्र में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है तो उसको प्रोटीनूरिया या एल्ब्यूमिनूरिया बोलते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक गड़बड़ी कुछ आ रही है आपके जो आपकी किडनी उसके नेफ्रॉन्स में या उसके ग्लोमेरुलस में, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक कुछ भी आप बोल सकते हो, ये जो संलक्षण लिखा हुआ है इसमें। फिर अब प्लेटलेट एकत्रीकरण, ये हो जाएगा आपका सीवीडी। सीवीडी का मतलब क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो प्लेटलेट एकत्रीकरण का मतलब क्या है कि ब्लड गाढ़ा होने लगता है, गाढ़ा होते होते प्लेक बन जाता है, मतलब जैसे मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, और इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे ब्लड गाढ़ा होता है तो ये नैरो होने लग जाती हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाता है तो यहाँ पर ऐसे प्लेक बन जाता है, ऐसे रास्ता रुक जाता है, तो इस व्यक्ति को हार्ट अटैक की दिक्कत हो सकती है, उस तरह की बीमारी हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट एकत्रीकरण का मतलब यहाँ पर है कि ब्लड एकत्रीकरण, आप एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। सीवीडी हो गया आपका। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है हमें, तो मैचिंग में ये है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन जो होता है आपका वो क्या डिनोट करता है, ग्रेप वाइन का मतलब ये होता है कि अनौपचारिक संचार के साधन, ठीक है। ग्रेप वाइन कहीं भी लिखा हो तो आपको सीधे जाना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के साथ जाएंगे। फिर हमारा कि क्या बोलते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क जो शब्द है वो आपका मैच करेगा उपलब्धियों के आधार पर सामूहिक लक्ष्य, ठीक है। एक बेंचमार्क ये चीज़ दर्शाता है ना कि उपलब्धियों के आधार पर कितना आपका मतलब आपका पूरा सामूहिक लक्ष्य क्या रहा है। फिर है आपका फिश डायग्राम। तो जो फिश डायग्राम होता है वो होता है आपका विभिन्न समस्याओं पर केंद्रित। एक सेकंड आप लोगों को मैं ये वाला कर देती हूँ। ग्रिप वाइन क्या था, अनौपचारिक संचार के साधन। बेंचमार्क है आपका उपलब्धियों के आधार पर, ठीक है। फिर है आपका फिश डायग्राम। फिश डायग्राम में हम लोग जाएंगे विभिन्न समस्याओं पर केंद्रित। इसके बाद है परिवर्तनीय कीमतें। परिवर्तनीय कीमतें का मतलब क्या है, बिक्री के साथ बढ़ती हुई कीमतें। और बाजार मिश्र का मतलब क्या है, ये 4P। इसमें 4P अभी हम आगे देखते हैं कि 4P का इसमें मतलब होता है कि मार्केट का जो मार्केट हम लोग पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में, तो उसमें मार्केट क्या बोलते हैं, मार्केट से रिलेटेड होता है ये। तो उसमें कहने का मतलब 4Ps होते हैं आपके, ठीक है, मतलब 4P होता है, उसका फुल फॉर्म होता है। प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है, ये सब चीज़ें होती हैं, आगे है ये देखिए। तो आपसे एग्जाम में ये पूछते भी हैं, नेट के एग्जाम में ये चीज़ आई हुई है कि इसमें से 4Ps कौन से हैं कौन से नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्लेस है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है और प्राइस है, ठीक है। ये चारों आपको याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है मैचिंग करना है, अंकुरण है। अंकुरण का मतलब क्या है, वही जर्मिनेशन आपका, ठीक है, स्प्राउट्स जो बन जाते हैं। अंकुरण जो होता है वो क्या है, एक साइंटिफिक एक्सपीरियंस है, ठीक। तो उसको हम लोग वैज्ञानिक अनुभव के साथ जाएंगे। फिर है साम्य धारण यानी कि एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन जो टर्म है वो किसने दिया, आपके पियाजे ने दिया अपनी थ्योरी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी में। फिर है आकस्मिक शिशु मृत्यु संरक्षण। इसका जो इसमें इन्होंने मैच किया हुआ वो दिया है कि पेट के बल एवं नरम सतह पर सोना। और फिर एक किंगर गार्डन जो था, किंगर गार्डन किसने दिया था, आपके फ्रॉबेल ने दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मैच कर ली, ये भी 4 आपके क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर है नेक्स्ट जो आपका टीएटी है, ठीक है। टीएटी आपका ये थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है ये, बच्चों के जो है बच्चों के एक टेस्ट के लिए आप कह सकते हो। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक, मतलब कि प्रक्षेपीय तकनीक है ये, ठीक है। फिर है सहयोगी एवं मददगार व्यवहार। तो जिसका सहयोगी और मददगार व्यवहार रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समाज अनुकूलन व्यवहार, भाई समाज के अनुकूल उनका व्यवहार है। बीसीजी का मतलब है आपका बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये टीका आपका लगता है जस्ट जन्म के तुरंत बाद बच्चों को लगता है। विकास कैसा है, विकास मतलब डेवलपमेंट।
तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक होता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपकी मैच हो गई। फिर दूसरा है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मखमल का मतलब क्या होता है। मखमल जो आपका कपड़ा होता है, तो मखमल कपड़े में होता है जो इसमें ताना की रेशमी सतह पर रोएं। ताना मतलब जो रेशा ऐसे वर्टिकली लगाया जा रहा है, खड़े खड़े लगाया जा रहा है, मतलब ताने की सतह पर अगर रोएं आ रहे हैं तो उसका मतलब वो मखमल। फिर सूती या नकली मखमल, तो जो नकली मखमल रहेगा वो बाना की सतह पर रोएं। बाना मतलब अगर इसी पे आप ऐसे ऐसे कर दो, जो हॉरिजॉन्टल धागा रहेगा वो बाना रहेगा। फिर है आपका वेल्क्रो, तो वेल्क्रो एक तरीके की पट्टी होती है, कुछ बुना हुआ मतलब बुनी हुई एक तरीके किस तरीके की पट्टी आप कह सकते हो। तो इसको हम लोग जाएंगे हुक आइस का बुना हुआ नायलॉन पट्टी। और वेल्योर मतलब होता है रुई का छोटा मोटा ढेर। इसको भी चारों आप मैच कर लेना, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ठीक है। फिर है, अब इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, टर्म दिए गए हैं कुछ और उससे आपको मैच करना है। स्थानांतरण में ये होता है कि कपड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग का चले जाना, मतलब कपड़ा मान लीजिए 2 कलर का है ना, तो एक स्थान से कपड़े में दूसरे स्थान पर चले जाना, तो इसका मतलब होता है स्थानांतरण, ठीक है। फिर है फ्रॉस्टिंग, तो फ्रॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, स्थानीकृत मतलब रगड़ से रंग में बदलाव, मतलब आपने किसी कपड़े को अच्छे से ऐसे रगड़ दिया तो उसका कलर ही बदल गया, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। फिर होता है फेडिंग। फेडिंग मतलब वही जो फेड हो जाता है, हम कहते हैं ना कपड़ा फेड हो गया, तो फेड कैसे होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण रंग का चले जाना, वो हो गया आपका फ्रॉस्टिंग, सॉरी फेडिंग, ठीक है। और फिर आपका आता है लास्ट क्रॉकिंग, तो क्रॉकिंग का मतलब होता है रगड़ से अन्य कपड़े पर रंग चले जाना। ये देखिए, अन्य कपड़े पर रंग चला गया अगर तो उसको बोलते हैं क्रॉकिंग, ठीक है। ये यूजीसी में कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये भी कुछ सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स को मैच कर लेते हैं फटाफट। देखिए, ये वाला जो सिंबल आपका दिया गया है, ये होता है आपका क्या बोलते हैं, नाजुक हल्की धुलाई, ठीक है। इससे हम लोग 4 के साथ आएंगे। फिर ये वाला जो आपका है, ये ब्लीच का सिंबल होता है, जो बी वाला है आपका, ठीक है। लेकिन ब्लीच का सिंबल अगर सीधा ट्रायंगल होता तो डायरेक्ट हम ये कहते हैं ब्लीच वाला, लेकिन ये जो थोड़ा ऐसे लेटा हुआ है बेचारा, ये इसको हम लोग जाते हैं नॉन क्लोरीन ब्लीच के साथ। इसके बाद फिर है आपका क्या बोलते हैं, जो ये हाँ ठीक है, ये वाला आपका तीसरा वाला, तो स्क्वायर में सर्कल है, तो ये आपका होता है टंबल ड्राई परमानेंट प्रेस, ठीक। और फिर ये वड्डी वाला है आपका व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा, इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी कभार इसमें पूछ लेते हैं, ये तो यूजीसी नेट के लिए ही ज़्यादा पूछते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अब इसमें और चीज़ें हैं, फिर से इसमें देखिए स्थानांतरण करने का पूछ रहा है, ये वो स्थानांतरण नहीं है, यहाँ पर सीधे एक चीज़ को दूसरे जगह पर भेजना, इस तरीके की बात होगी। इसमें क्या होता है, स्थानांतरण करने का मतलब आप एक जगह से चीज़ों को दूसरी जगह भेज रहे हैं। इसको हम लोग जाएँगे उपलब्ध संसाधनों को कम करना। यहाँ पर इसलिए लिखा है उस उपलब्ध संसाधनों को कम करना, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जब उसको आप कहीं और पर भेजेंगे तो उसकी मात्रा आपके पास कम होगी ना, तो इसलिए हम लोग इसको इससे मैच करें, उपलब्ध संसाधनों को कम करना। फिर है उत्पादन करना, तो उत्पादन करने का हो जाएगा अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करना। कोई चीज़ अगर हम जो है कोई चीज़ हम लोग बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा, हमारे पास वो अतिरिक्त मात्रा में होगी ना, उसकी मात्रा बढ़ेगी हमारे पास। इस वजह से अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करना, अगर आप उत्पादित कर रहे हैं तो हमारे पास और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पैदा होंगे। फिर आपका निवेश करना, तो निवेश करने में क्या होगा आपका कि संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन, निवेश करने का मतलब इन्वेस्ट करेंगे आप, तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात एक समायोजन क्रिएट होगा ना, कुछ बचा रहे हैं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके का। इसके बाद है विनिमय या फिर लेन देन, तो लेन देन में क्या होगा, संसाधनों की सामान्य सूची, तो जाहिर सी बात है जितना ले रहे हैं उतना दे रहे हैं, तो समानता बनी रहेगी ना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं थोड़ी सी, निम्नलिखित में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जीरफ्थैल्मिया बिल्कुल सही बात है, विटामिन ए की कमी से होता है। क्या डिसलिपिडीमिया, तो क्या डिसलिपिडीमिया किसी चीज़ की कमी से होती है, ये कमी से नहीं होती, बल्कि ये फैट के या फिर आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता की वजह से होती है। ये हम दो मतलब इसको हम मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑस्टियोमलेशिया सभी को पता है आपके, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। केराटोमलेशिया ये भी सभी को पता है, विटामिन ए की कमी से ही होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये क्या किसी कमी से होता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक आपका साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है। तो हम इसमें से हम किसको किसको एक्सक्लूड करना है, 2 को और 5 को, तो यहाँ पर हम सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है, सी के साथ। चलिए, ये चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसको मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, इसमें थोड़ा सा मुझे लाइंस कुछ अच्छी लगी थी। ये फल को सुखाने की क्रिया एक दी गई है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। देखिए, जिन फलों में रस होता है उन्हें साबुत ही सुखा देना चाहिए, ये थोड़ी सी आपकी समझ के लिए बस। सेब या नाशपाती को छीलकर अंदर से सफाई के टुकड़ों या स्लाइस में काटकर सुखाया जाता है। सेब या नाशपाती जो होती है, नाशपाती या सेब काटने पर क्या होते हैं, भूरे हो जाते हैं। 1 सेकेंड,
कैसे हो जाते हैं ये? भूरे हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए नमक के घोल में फल को काट कर लगभग 10 मिनट तक डाले रहने के बाद ही सुखाने का कार्य किया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, सिंपल चीज़ बिल्कुल लिखी हुई है। अगर उसके भूरेपन को हमें रोकना है तो हमें उसको काट करके नमक के पानी में डाल करके तब सुखाना चाहिए। इसके बाद है, काटने के लिए सिल्वर या स्टेनलेस स्टील के चाकू का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम कटे हुए फल को एक ऐसे जार में कुछ मिनट तक डाल दें जिसमें सल्फर को जलाने से धुएं को एकत्रित किया गया हो। आगे है, अगर हम सल्फर को मतलब ऐसे डिब्बे में रखें उसको जिसमें सल्फर को जलाने के लिए धुएं को एकत्रित किया गया हो, तो इस विधि में देखिए, तो इस विधि में कटे हुए फलों को उनका रंग बिगड़ने से बचाया जा सकता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या सल्फर के मतलब कुछ अगर ऐसे जार में फलों को एकत्रित करें या संग्रहित करें जिसमें सल्फर के धुएं को एकत्रित किया गया हो, तो क्या वो भूरेपन को रोकने से, भूरेपन की क्रिया होने से रोक सकता है? तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ। तो ये एक थोड़ा सा आपकी समझ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो क्या किया जाएगा? ऐसे फलों को उनका रंग बिगड़ने से बचाया जा सकता है। सुखाने की अवधि आर्द्रता के निष्कासित होने की गति और ताप की मात्रा पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है सुखाने की जो अवधि है वो आर्द्रता के निष्कासित मतलब जो उसमें नमी है, जो मॉइस्चर है उसके निकलने की जो गति है वो तेजी से निकल रहा है कि धीमे-धीमे निकल रहा है, और उसमें टेम्परेचर की क्या मात्रा है उस पर निर्भर करती है। मंद गति से अधिक देर तक सुखाए गए सॉरी मंद गति से अधिक देर तक सुखाए जाने की विधि शीघ्रता से सुखाने की विधि से अधिक उत्तम होती है। मतलब कि आप धीरे-धीरे फलों को सुखाएँ, ठीक है? भले टाइम ज़्यादा लगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है, सुखाए हुए फलों को पैक करने से पहले कुछ समय तक उन्हें ठंडे होने के लिए ठंडे स्थान पर रख देना चाहिए। तत्पश्चात इनको कागज़ की थैली, टीन के डिब्बे या शीशे के जार में पैक करना चाहिए। ये जो आपका ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये आपके फलों को सुखाने की क्रिया है, क्योंकि फलों को सुखा करके जो आपका स्टोरेज किया जाता है उससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है? कि निर्जलीकरण करके, डिहाइड्रेट करके या उसको क्या बोलते हैं, बर्फ़ में जमा करके हम लोग पढ़ते हैं ना कई सारा, तो वहाँ से रिलेटेड ये चीज़ है, ठीक है? अच्छा, अब कुछ चीज़ और है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड, उसकी बात करें तो जो आपके शीघ्र खराब होने वाले आहारी पदार्थ होते हैं वो क्या है? अंडा, मांस, मछली, दूध, सब्जियां, मक्खन तथा डबल रोटी आदि। फिर है, शीघ्र नष्ट नहीं होने वाले आहारी पदार्थ, अनाज है, दाल है, घी, तेल, मसाले, मिर्च, चीनी, गुड़, सूखे मेवे आदि, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है, आयोडीन की कमी के परिणाम सभी को पता है, बस थोड़ा सा फिर भी मैंने यहाँ पे मुझे बेहतर लगा तो मैंने लगा दिया है। आयोडीन क्या है? आपका एक अल्प मात्रा वाला पोषक तत्व है, ठीक है? माइक्रो मिनरल्स में आपके आता है ये। अल्प मात्रा में भी उपलब्ध नहीं हो पाता तो इसका शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है? गड़बड़ प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है वो क्या करता है? थायरॉइड ग्लैंड जो होती है उसका रक्तस्राव बिल्कुल रक्तस्राव नहीं, आपका से उसका जो सिक्रीशन होता है वहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका आपका जो है बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब आपके थायरॉइड ग्लैंड से कौन-कौन से हार्मोन्स निकलते हैं ये आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इसके बाद है इसके परिणाम से क्या होता है? बच्चों में क्या मानसिक रूप से क्या होगा? मानसिक तथा शारीरिक विकास रुक जाता है, और जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो मतलब कि उपापचय क्रिया है वो आपका क्या होगा? अनियमित हो जाती है, ठीक है? अगर बच्चों को उचित मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाता है तो उन्हें क्रेटिनिज़म, यहाँ पर क्रेटिनिन लिखा हुआ है, ये क्रेटिनिज़म, ठीक है? क्रेटिनिज़म नामक रोग हो जाता है और इससे मानसिक तथा शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब कि रुक जाता है, गड़बड़ी हो जाती है तथा चेहरे पर सूजन आ जाती है और जीभ का आकार बढ़ जाता है, ठीक है? आगे क्या दिया गया है? लेकिन जब प्रौढ़ावस्था में, वो तो बच्चों में होता है क्रेटिनिज़म, ठीक है? अब प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, इसमें मिक्सीडिमा नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्सीडिमा नामक रोग हो जाता है। व्यक्ति कैसा फ़ील करता है? आलस का अनुभव करता है, शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी से व्यक्ति के शरीर पर बाल उगते ही नहीं या उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है? बालों पे भी हो सकता है। इसके बाद सभी को पता है गोइटर नामक रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि इसमें क्या होता है? बढ़ जाती है, गोल सा हो जाता है गले के पास, और इसका प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव जो होता है वो प्रजनन शक्ति पर भी पड़ता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आज के लिए इतना ही। अब आप लोग आगे पढ़िएगा, दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी तो फिलहाल दिवाली मनाइए, थोड़ा सेलिब्रेट करिए, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। आप लोग 1-2 दिन त्यौहार भी मना लीजिए, ठीक है? पढ़ते रहिए, और रिवीजन बस आधे घंटे 1 घंटे, अगर आप सोने जा रहे हैं, चाहे सुबह नाश्ता कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई वीडियो देख ली, चाहे अपने शॉर्ट्स नोट्स जो आपने बनाए वो रिवाइज कर लिया। कहने का मतलब है कि कनेक्ट रहिए, एकदम बिल्कुल से डिस्कनेक्ट मत होइएगा अपनी पढ़ाई से, क्योंकि जब 4-5 दिन तक बिल्कुल ना पढ़िए तो फिर बाद में मन नहीं करता है, ठीक? क्योंकि आपका जो कंटिन्यूटी वो डिस्टर्ब हो जाती है, और किसी भी चीज़ की जब कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है तो फिर उसको कंटिन्यू करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप त्योहार में भी थोड़ा-सा 10 मिनट, चाहे 10 ही मिनट पढ़िए, चाहे 15 मिनट ही पढ़िए, थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।